हेलो सीईटी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू क्यूट मॉक। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री एजुकेटर। इस टाइम हम एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस चैप्टर कवर कर रहे हैं। दिस इज द 6th लेक्चर ऑफ एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ये लास्ट लेक्चर होने वाला है जिसके अंदर हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आपके एनसीईआरटी के बुक में छोटे छोटे बॉक्सेस में ऐसे कई सारी इंफॉर्मेशन दी होती हैं जो एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती हैं। ये लेक्चर स्पेसिफिकली सेकंड चैप्टर के उन सारे बॉक्सेस, उन सारे टॉपिक्स को कवर करेगा। सो इसको एंड तक देखिए एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी ये नॉलेज गेन कर सके। Alright, so let's start reading about some of the important political leaders जो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में थे और उन्होंने अलग अलग मिनिस्ट्रीज होल्ड करी थी। फर्स्ट वन इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सो इनका ओरिजिनल नेम था अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद। ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ इस्लाम, एक फ्रीडम फाइटर थे एंड ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करते थे। जिस तरह हमने खान अब्दुल गाफर खान के बारे में सुना है कि वो इंडिया का पार्टीशन नहीं चाहते थे, वो टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उस तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इंडिया का पार्टीशन नहीं चाहते थे। ही वॉज अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड जो इंडिया की पहली मिनिस्ट्री बनती है 1947 में इंडिया आज़ाद हो जाता है। तो जब तक 1951 में या 1952 में इलेक्शंस नहीं होते हैं एंड लोकसभा के अंदर एक प्रॉपर कैबिनेट नहीं बनता है, उस टाइम जो इंटरिम गवर्नमेंट ने इंडिया को रूल करा था उसके अंदर इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर का कार्यभार संभाला एंड नेहरू के मिनिस्ट्री, फर्स्ट मिनिस्ट्री में तो थे एजुकेशन मिनिस्टर जो 1947 में बनती है, बट उसके बाद जो नेहरू की सेकेंड मिनिस्ट्री बनती है, तो जो इंडिपेंडेंट इंडिया के तो पहली बार इलेक्शंस होते हैं उसके बाद जो मिनिस्ट्री बनती है उसके अंदर भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिमेन्ड द एजुकेशन मिनिस्टर। ऑलराइट, सो ही इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं राजकुमारी अमृत कौर की। आपको ये इमेज अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। शी इज राजकुमारी अमृत कौर। ये कपूरथला के रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी एंड इन्होंने क्रिश्चियनिटी रिलीजन अडॉप्ट किया अपने मदर से जिनका नाम था प्रिसिला एंड शी वॉज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो। इंडिपेंडेंट इंडिया की जो पहली मिनिस्ट्री बनती है उसके अंदर ये हेल्थ मिनिस्टर बनती है। ऑलराइट, सो राजकुमारी अमृत कौर वॉज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो सेकेंड मिनिस्ट्री बनती है नेहरू की उसके अंदर भी उन्होंने ये पोजीशन अपना मेंटेन करा। साथ साथ अगर हम बात करें तो इन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का भी कार्यभार संभाला है। लेट्स प्रोसीड अहेड। नेक्स्ट, आचार्य नरेंद्र देव। सो आचार्य नरेंद्र देव की बात करें सो ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। हमने पहले भी पढ़ा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बन गई थी, उसके बाद से 1948 में सोशलिस्ट पार्टी बनती है। सो आचार्य नरेंद्र देव वॉज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ही वॉज जेल्ड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, जो कि एक एक्टिव फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के। इन्होंने ही वॉज ऑल्सो स्कॉलर ऑफ बुद्धिज्म एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी एंड उसके बाद में जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी उनको लीड करा था। जो बेसिकली हमारी किसान मजदूर प्रजा पार्टी होती है, सोशलिस्ट पार्टी होती है, ये यूनाइट होके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनती है एंड ही लेड दैट पार्टी एज वेल। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे। ये कांग्रेस के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिटिक थे, लेकिन कांग्रेस के बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक होने के बावजूद 1947 में इंडिया की आज़ादी के बाद जो पहली मिनिस्ट्री बनती है इसमें ये हमारे लॉ मिनिस्टर बनते हैं। इट वॉज ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी कि ये इस पोजीशन को एक्सेप्ट करते हैं, बट लेटर 1951 में हिंदू कोड बिल के ऊपर डिफरेंसेस आते हैं इनमें एंड कांग्रेस में, जिसकी वजह से ये एज अ लॉ मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं। सो इनके बारे में और डिटेल में जानते हैं। सो ही वॉज द लीडर ऑफ द एंटी कास्ट मूवमेंट इन इंडिया एंड जो दलित के राइट्स होते हैं, जो दलित के लिए अलग अलग मूवमेंट्स हुए थे, इनमें ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। रादर ही वॉज द लीडर ऑफ मेनी ऑफ दोज मूवमेंट्स। बात करें अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड करी थी जो कि ब्रिटिशर्स ने एक पॉइंट पे एक्सेप्ट भी कर दी थी, लेकिन महात्मा गांधी इस बात पे अग्री नहीं करते थे। वो एक फास्ट एंड टू डेथ पे बैठ जाती, जिसकी वजह से बी.आर. अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, इसका नाम है पूना पैक्ट। सो इसके वजह से वो जो डिमांड थी सेपरेट सीट्स फॉर दलित, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित, सॉरी, वो डिमांड कैंसिल कर लेते हैं वो। ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। लेटर ही ऑल्सो फाउंडेड द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ठीक है, एंड जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है उसके बनने में भी इनका योगदान रहा है।
साथ ही में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है उस दौरान जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है इंडिया में, ही वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ दैट एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेटर जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर से ही, सो ही वॉज द चेयरमैन ऑफ दैट ड्राफ्टिंग कमेटी एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स जिनका इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में योगदान रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं रफ़ी अहमद किडवई के बारे में। जैसे क से किडवई वैसे ही क से कम्युनिकेशन, तो आपको याद रहेगा कि इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर हमारे रफ़ी अहमद किडवई थे। ही वॉज द कांग्रेस लीडर फ्रॉम यूपी एंड 1937-1946 में जो इलेक्शंस होते हैं अलग अलग जगह में इंडिया में, सो ये उन दोनों में ही अपने जहां से इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करा होता है वहां से जीतते हैं। सो ही वाज अ मिनिस्टर इन यूपी इन 1937 एंड 1946 एंड ही वाज आल्सो द फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1952 टू 1954। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं ए.के. गोपालन के बारे में। सो ही वाज अ कम्युनिस्ट लीडर फ्रॉम केरला। इनिशियली कुछ ईयर्स में कांग्रेस के साथ काम करते हैं। 1939 में ये कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बन जाते हैं एंड ही वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। लेटर 1964 में जब कम्युनिस्ट पार्टी में स्प्लिट आता है, वो स्प्लिट क्यों आता है हमने लास्ट लेक्चर में कवर करा है, सो जिनको नहीं पता है वो लास्ट लेक्चर को जरूर देखें। सो 1964 में जब कम्युनिस्ट पार्टी में स्प्लिट आता है, सो ही बिकेम वन ऑफ द लीडर्स ऑफ CPIM। CPI मार्क्सिस्ट के लीडर बनते हैं। अगर इनके बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करें, सो हमने पहले पढ़ा है कि 1952 का जब जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीट्स जीतती है, ठीक है, एंड ऑपोजिशन पार्टी बनती है लोकसभा में। सो ये जो 16 लीडर्स जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के लोकसभा में गए थे, उनमें से एक लीडर हमारे ए.के. गोपालन भी थे। ऑलराइट, now let us talk about Deen Dayal Upadhyay. So Deen Dayal Upadhyay was a full-time RSS worker from 1942. He is one of the founders of भारतीय जनसंघ and later ये 10th प्रेसिडेंट भी बनते हैं भारतीय जनसंघ के। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के, जिसका बेसिकली मतलब है कि ह्यूमन शुड बी सेंटर ऑफ ऑल दी इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये वही लीडर है जिनको बीजेपी का फाउंडर भी कहते हैं आज के बीजेपी के लीडर्स। सो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ। अलॉन्ग विद दैट ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जो कि 1980 में जो भारतीय जनता पार्टी बनती है वो मोर और लेस भारतीय जनसंघ के कुछ लीडर्स द्वारा ही बनाई जाती है। सो ही वॉज द लीडर ऑफ हिंदू महासभा, फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ एंड नेहरू की फर्स्ट मिनिस्ट्री में ये मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज भी थे। बट 1950 में ये उस पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं क्योंकि नेहरू एंड लियाकत अली खान के बीच में एक पैक्ट साइन करा गया था 1950 में, जो कि पाकिस्तान के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, जिसके कई सारे क्लॉजेस से अग्री नहीं करते थे। सो जो इंडिया एंड पाकिस्तान का उस टाइम पे रिलेशन था, ही वाज नॉट हैप्पी विद इट, बिकॉज ऑफ व्हिच ही रिजाइंस फ्रॉम हिज पोजीशन एज द मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। लेटर ये कश्मीर का जो इशू था उससे भी नाखुश थे, जो इंडिया कश्मीर को एक अलग से ऑटोनॉमी दे रही थी, स्पेशल स्टेटस दे रही थी आर्टिकल 370 के तहत। ही वाज नॉट हैप्पी विद ग्रांटिंग ऑफ दैट स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। सो उसी एजिटेशन के में इनको अरेस्ट करा जाता है एंड लेटर ही पास्ड अवे ड्यूरिंग द डिटेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं श्री राजागोपालाचारी के बारे में। सो ही वॉज अ सीनियर कांग्रेस लीडर जिनके महात्मा गांधी के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप्स थे। एट द सेम टाइम he was a member of the Constituent Assembly of India and he was the first Indian to become the Governor General of India. Later ये मद्रास के चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ होने के बाद ये इंडिया के होम मिनिस्टर भी बनते हैं एंड इन्होंने ही 1959 के अराउंड स्वतंत्रता पार्टी जो थी वो पार्टी को फाउंड करा था। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट अकम्पलिशमेंट इनका, तो एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट क्या थी कि इन 1954 इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम भारत रत्न अवार्ड्स दिए गए थे। ऐसे 3 लोग थे जिनको 1954 में भारत रत्न अवार्ड्स मिले थे। सबसे पहले थे हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, नेक्स्ट है हमारे सीवी रमन एंड सी राजागोपालाचारी वॉज द थर्ड पर्सन जिनको 1954 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग इन इंडिया। कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था, जो हमारे फर्स्ट जनरल असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, उस टाइम पर जो मेथड यूज करा गया था लोगों द्वारा अपने वोट को देने के लिए, उस मेथड में से लेकर अभी तक क्या क्या चेंजेस आए। अगर हम प्रेजेंटली 2023 की बात करें, सो क्या क्या चेंजेस आए हैं
जिस तरह लोग अपने वोट को कास्ट करते हैं ऑन द डे ऑफ इलेक्शन। सो इनिशियली 1951-52 के जो इलेक्शंस हुए थे, हमें पता था वो अक्टूबर से फरवरी के बीच में हुए थे, फ्रॉम 1951 अक्टूबर टू 1952 फरवरी। मोस्ट ऑफ द कंट्री 1952 में वोट करती है, जिसकी वजह से कई बार 1952 इलेक्शंस भी कहा जाता है। सो जब लोग अपने वोट को कास्ट करने गए उस दिन, कौन सा मेथड यूज करा गया था, वहां पे एक बैलेट बॉक्स पड़ा हुआ था जिसके अंदर उन्हें अपना वोट डालना था। बेसिकली हर एक कैंडिडेट जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहा था, उसके नाम का एक बैलेट बॉक्स उस पोलिंग बूथ के अंदर था, जहां पे लोग आकर अपना वोट डालेंगे। लोग उस कैंडिडेट का पार्टी सिंबल देखते थे एंड उस हिसाब से अपना वोट उसके अंदर, अपना बैलेट पेपर उस बॉक्स के अंदर डाल के चले जाते थे। ये जो बैलेट पेपर था, कोई ऑर्डिनरी बैलेट पेपर नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल बैलेट पेपर्स बनवाए थे उसी ऑर्गेनाइजेशन से जो उस टाइम पर इंडिया की करेंसी प्रिंट करती थी। इस पर्पस के लिए ऑलमोस्ट 20 लाख स्टील बॉक्सेस का यूज करा गया था। आपको इमेज दिखाई दे रही है कि किस तरह के बैलेट बॉक्सेस उस टाइम पे यूज करे गए थे। एंड ये स्टील बॉक्स किसी और ने नहीं, गोदरेज कंपनी ने बनाई थी। ये याद रखिएगा, उस टाइम पे जो बैलेट पेपर होते थे वो एम्प्टी, खाली ब्लैंक बैलेट पेपर होते थे। लोगों ने बस उसके अंदर, बॉक्स के अंदर वो बैलेट पेपर को डालना था। जिस बॉक्स के अंदर हाईएस्ट बैलेट पेपर्स मिलते वो हमारा विनर होता। बट आफ्टर 2 जनरल इलेक्शंस ये मेथड चेंज कर दिया गया। 2 जनरल इलेक्शंस के बाद क्या करा गया कि एक लिस्ट बना देते थे जिसके अंदर हर एक उस कैंडिडेट का नाम होता था जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहा है, एंड उसके आगे उसका सिंबल भी बना होता था। जो वोटर्स थे वो अंदर जाते थे पोलिंग बूथ में, एंड जिस भी कैंडिडेट के लिए उनको वोट डालना होता था वो उस पार्टी के सिंबल के आगे अपना वोट कोई स्टैंप लगा के, तो थंबप्रिंट लगा के अपना वोट कास्ट कर देते थे, एंड उस बैलेट पेपर को वर्टिकली फोल्ड करके उस बैलेट बॉक्स के अंदर डाल देते थे। ये मेथड ऑलमोस्ट 40 ईयर्स तक यूज करा गया इंडिया के इलेक्शंस में। टॉकिंग अबाउट द रीसेंट ट्रेंड्स, 1990s से ये देखा जाने लग गया कि कंट्री के अलग अलग पार्ट में ईवीएम्स यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का यूजेज स्टार्ट कर दिया गया। ये जो आपको अपने स्क्रीन के ऊपर इमेज दिख रही है, ये ईवीएम की बेसिकली एक पिक्चर है जिसमें एक कैंडिडेट का नाम लिखा होता है, उसके आगे उसका सिंबल बना होता है, एंड उसके आगे एक बटन प्रेस करना, उसके आगे अलग अलग बटन्स बने होते हैं। आपने जिस भी कैंडिडेट को वोट कास्ट करना है, आप उस बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपका वोट ऑटोमेटिकली उस कैंडिडेट के फेवर में काउंट करा जाएगा। सो 1990s से इंडिया में ईवीएम्स का यूजेज एक करके स्टार्ट हुआ, एंड पहले तो ये कुछ स्टेट असेंबलीज में ही इंट्रोड्यूस करे गए। फाइनली 2004 का जो हमारा लोकसभा इलेक्शन होता है उसके अंदर ईवीएम्स को प्रॉपरली फॉर द फर्स्ट टाइम पूरे कंट्री में यूज करा गया, एंड अब हम ईवीएम्स को ही यूज करते हैं फॉर वोटिंग। एक बार 2018 में ऐसा हुआ था कि लोगों ने चैलेंज करा था ईवीएम्स की यूजेज को, पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि वापस से हम बैलेट पेपर वाले सिस्टम पे आ जाते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को मना कर दिया था। Now let us discuss about Nehru's cabinet in 1948। जब सी राजागोपालाचारी को इंडिया का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, उसके बाद से या तो उस टाइम पर जो नेहरू की कैबिनेट होती है उनके बारे में जानते हैं। ये इमेज आपके एनसीईआरटी के बुक से ही ली गई है। सबसे पहले यू कैन सी कि ये हमारे रफ़ी अहमद किडवई जी बैठे हुए, हमने ऑलरेडी इनके बारे में आज लेक्चर में डिस्कस करा है कि ही वॉज दी कम्युनिकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट दिस पर्सन इज बलदेव सिंह। बलदेव सिंह इंडिया के पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, एंड जो नेहरू की सेकंड मिनिस्ट्री बनती है ही वॉज अ पार्ट ऑफ दैट मिनिस्ट्री ऑल्सो, सेम पोजीशन, डिफेंस मिनिस्टर ही थे। नेक्स्ट दिस पर्सन इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके बारे में हमने आज डिस्कस करा है। क्या पढ़ा हमने इनके बारे में कि ही वॉज दी एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, एंड जो नेहरू की सेकंड मिनिस्ट्री बनती है उसके अंदर भी इस पोजीशन को ये रिटेन करते हैं। दिस इज नन अदर देन नेहरू जी हिमसेल्फ, एंड ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो थे ही थे, साथ ही साथ ही वॉज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज वेल। नेक्स्ट सी राजागोपालाचारी, इनके बारे में हमने आज पढ़ाई है कि ये इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। साथ ही साथ जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ हो जाती है तो ये इंडिया के होम मिनिस्टर बनते हैं। नेक्स्ट ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हैं।
सो ये इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जो बहुत सारी छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज थे उनके अंदर इनके इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस ऑक्यूपाई करे थे। ही इज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड ही इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ के राजाओं से इन्होंने ही बात करी थी दैट दे शुड बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट यू कैन सी शी इज राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर के बारे में हमने आज पढ़ा दैट शी वाज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नेहरू के सेकंड मिनिस्ट्री में भी वो ये इस पोजीशन को मेंटेन करती है। सो फ्रॉम 1947 टिल 1957 शी वाज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यू कैन सी कि ये है हमारे जॉन मैथई एंड जॉन मैथई वाज द रेलवेज एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर इंडिया के फर्स्ट मिनिस्ट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऑलराइट। नेक्स्ट ये जो लास्ट में आपको पर्सन दिखाई दे रहे, ही इज जगजीवन राम एंड ही वाज द मिनिस्टर ऑफ लेबर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ नेहरू। अब बात करते हैं ऊपर वाली लाइन में ऑल दोस पीपल हु आर स्टैंडिंग। सो द वेरी फर्स्ट पर्सन दैट यू कैन सी हियर इज मिस्टर एन.वी. गदगिल। ही इज मिस्टर एन.वी. गदगिल एंड ये हमारे मिनिस्टर थे मिनिस्टर फॉर वर्क्स, माइंस एंड पावर, ठीक है। इनके नेक्स्ट हमारे मिनिस्टर ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन खड़े हैं जिनका नाम है मिस्टर नियोगी, ऑलराइट। द थर्ड पर्सन इन द लाइन इज नन अदर देन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इनके बारे में हमने आज इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है। दिस पर्सन इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ एंड बीजेपी के फाउंडर। नेक्स्ट टू हिम इज मिस्टर गोपाला स्वामी अय्यनगर। इनिशियली जब ये कैबिनेट का पार्ट बनते हैं तो इनके पास कोई एज सच पोर्टफोलियो नहीं होता है, बट एक पॉइंट आता है कि जॉन मैथई अपने पोजीशन से यानी ट्रांसपोर्टेशन एंड रेलवेज की पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं, तो उस टाइम पर उन्होंने इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करा। एंड गोपाला स्वामी अय्यनगर ने सेकंड मिनिस्ट्री, नेहरू के सेकंड मिनिस्ट्री के अंदर भी यही पोजीशन ऑक्यूपाई करी थी। ही वाज द मिनिस्टर फॉर रेलवेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इन सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ नेहरू। Last person is Jairam Daulat Ram. So he was the minister for food and agriculture from 1948. 1947 से 1948 तक ये पोजीशन हमारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी, बट he was to become the president of India. तो ये सीट एक पॉइंट पे वेकेंट होनी ही थी एंड ये पोजीशन ऑक्यूपाई कौन करते हैं? जयराम दास दौलत राम, who became the minister of food and agriculture in India. So this was all about era वन पार्टी डोमिनेंस। हमने इस चैप्टर को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आई बिलीव आप सबको अच्छे से समझ भी आया होगा। बहुत सारे MCQs आज के इस स्पेसिफिक लेक्चर से कवर करे गए हैं, सो इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा एंड फॉर श्योर रिवाइज जरूर करिएगा। योर होमवर्क फॉर yesterday was this question, lecture number 5 का ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे। द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन वाज जवाहरलाल नेहरू की मैंने आपसे पूछा था ये जो लाइन दी है इसके स्पीकर कौन है? सो द स्पीकर ऑफ दिस लाइन वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1948। तो भैया आज के तो पूरे लेक्चर में हमने ये 2 से 3 बारी डिस्कस कर लिया है कि सी राजगोपालाचारी वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1948 में भी यही हमारे गवर्नर जनरल थे, इन्होंने ही स्वतंत्रता पार्टी फाइंड करी थी, राइट। ये जो पहला क्वेश्चन है, अगर आपने अपने NCERT के सेकंड चैप्टर के लास्ट पेज के टॉप पे चेक करा था, आपको ये एक कोट सा दिखाई देगा। सो यहाँ से ये क्वेश्चन मैंने आपसे लिया था। होप आपको ये क्वेश्चन आपके बुक में मिल गया होगा। इफ इन केस नहीं मिला था तो एक बार अपने बुक को ध्यान से देखिए, ये आपके बुक से ही क्वेश्चन दिया गया था। एंड पढ़ाई करिए तो ऐसे करिए कि कोई भी टॉपिक कोई भी क्वेश्चन कहीं से छूटे ना। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भैया किसका वेट कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो कि दोनों मिलकर तैयारी कर सको एंड आपस में डिस्कशन कर सको रिगार्डिंग रेलेवेंट टॉपिक्स। So see you next time with another important chapter. Bye bye.